फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो भी अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनके अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में, इन्होंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी वगैरह कैसे की, मेंस की तैयारी वगैरह कैसे की, सारी स्ट्रेटेजी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, जानेंगे सबसे पहले कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम संदीप कुमार तिवारी। एजुकेशनल बैकग्राउंड में लास्ट मेरा फाइनल बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और मैंने जो है 2021 के बैच में असिस्टेंट कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार की पोस्ट पर मेरा चयन हुआ है 2021 वाले बैच में। सर, यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटैम्प्ट था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या है? अटैम्प्ट की बात है, यहाँ 7वां अटैम्प्ट था और ऑप्शनल सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र रहा। मीडियम सर आपका कौन सा है? हिंदी मीडियम रहा है मेरा। और सर, अंदर आपका बोर्ड कौन सा था और आपका इंटरव्यू लगभग कितने समय तक चला? कल्पराज सर के बोर्ड में ये मेरा इंटरव्यू था और लगभग 25-26 मिनट के आसपास रहा होगा। जी सर, जानेंगे कि कौन से सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर्स, आपके ऑप्शनल, जीएस के पोर्शन या फिर और अन्य सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन? नहीं, करंट अफेयर्स वगैरह और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस एकमात्र थे। बाकी अधिकांश मेरा 70% मेरे आदर्श मतलब यानी विवेकानंद पूरे प्रश्न लगभग 70% इसी से पूछे गए और मेरा ऑप्शनल से पूछे गए ऑप्शनल क्यों लिया और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग लेने का रीज़न क्या है, ये कुल मिलाकर के इससे प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से अगर कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए रिकॉल करके हमें बता पाएँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा गया कि ऑप्शनल आपने क्यों दर्शन शास्त्र लिया, आपका वैकल्प, आपका जो बैकग्राउंड रहा एजुकेशनल बैकग्राउंड वो इंजीनियरिंग रहा है, तो दर्शन शास्त्र लेने के पीछे जो तार्किक रीजन। और सर, जो आप बता रहे हैं आपके आदर्श विवेकानंद सर से, उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, अगर कुछ रिकॉल करके हमें बता पाएँ? विवेकानंद से संबंधित उनके ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और नव वेदांत दर्शन जो उन्होंने चिंतन दिया, उस चिंतन से प्रश्न थे। शिकागो 1893 का जो उनका भाषण था, उस भाषण से कुछ अंश थे। 1884 से पूर्व यानी रामकृष्ण परमहंस के मिलने से पूर्व के कुछ प्रश्न थे, उससे संबंधित प्रश्न थे। बाद में उनके उस सामाजिक विचार पूछे थे, विवेकानंद के सामाजिक विचार, आज समकालीन समय में उनकी स्वीकार्यता कितनी है इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे गए। और सर, आपके बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, अगर आपको कुछ रिकॉल? इंजीनियरिंग से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। वो सीधे ये पूछा कि इंजीनियरिंग आपने कैसे और क्यों लिया, चयन का मुख्य कारण बताइए। इसके बाद आगे नहीं बढ़े। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया? सिचुएशनल प्रश्न पूछे, जैसे मुझसे पूछा गया अगर आपकी कोई पत्नी है और वो पत्नी ये कहती है कि पिताजी से को आप छोड़ दीजिए, तो क्या आप पिताजी की बात मान जाएंगे? इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न थे। जी। और सर, जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझसे ये इस सब्जेक्ट में से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह से कोई क्वेश्चन सर? करंट अफेयर्स से मुझसे प्रश्न नहीं पूछे गए। और सर, मैं करंट अफेयर्स सॉरी क्षमा चाहूँगा। करंट अफेयर्स में जो एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का प्रश्न पूछा गया था कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है भारत को किस तरीके से वर्तमान में प्रभावित कर रही है, वो उत्तराखंड त्रासदी के संबंध से लिंक करते हुए ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था। जी सर, जैसा कि पीटी है, पीटी को अभी सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं, तो पीटी की आपने तैयारी कैसे की और ख़ास करके हमारे जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आखिरी 60 दिनों में कैसे तैयारी को और परिपक्व किया जाए जैसे उनका पीटी क्लियर हो? अब पीटी के लिए जहाँ तक है, शुरू से ही तैयारी इंटीग्रेटेड मैनर में कर रहे होंगे, लेकिन अब 2-2.5 महीने जो बचे हुए हैं, इस पर आप पीटी के लिए पूरी तरीके से फोकस करना होगा। 2023 का आप जैसा जानते ही होंगे, इस पैटर्न चेंज हो गया है। मेंस में 2 सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश विशेष के इंक्लूड हो रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए अभ्यर्थियों को जो सामान्य उत्तर प्रदेश विशेष के जो प्रश्न है ना, वो पीटी में भी आने की संभावना है। जो कि 5-6 प्रश्न पहले आते थे, इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 10 से 15 से 20 हो सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को अतिरिक्त जो है श्रम करना इस पर कि उत्तर प्रदेश विशेष फोकस मेन तैयार करें। और जो करंट अफेयर्स है, 25 से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, वो खूब पूर्ण मनोयोग से उसको ना छोड़ें। उस सेक्शन को, बायोलॉजी और साइंस का सेक्शन है, उसको खूब मन से करने का प्रयास करें। और दूसरी चीज़ जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं। 3-4 सेक्शन से बच्चे कम होने के नाते क्या होता है, 1-2 प्रश्न से 80-85 तक पहुंच करके फिर लास्ट में जो है नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान दें। इस पे आना चाहूँगा करंट अफेयर्स पे, खास करके हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों को काफ़ी बार ये डाउट रहता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े और कौन सी मैगजीन पढ़े। अगर कुछ हमें ऑथेंटिक सोर्स बता पाए सर आप। ऑथेंटिक सोर्स की देखो, जहाँ तक बात है, अगर निर्वाध रूप से कहा जाए तो हिंदी माध्यम के लिए कोई भी
जो है पेपर का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं खुद जो है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता हूँ, तो अगर चाहें तो लोग जो है अभ्यर्थी इसका चयन कर सकते हैं। और दूसरी मैगज़ीन भी सब्जेक्टिव चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव चीज़ है नहीं। कोई भी मैगज़ीन जो भी आजकल जो मंथली कंपाइलेशन आती है उसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। सारी लगभग ठीक मैगज़ीन सारी हैं जी। और सर मैं मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके जीएस के जो पोर्शन है उसमें आपने तैयारी कैसे की? सेल्फ स्टडी से की या फिर कहीं से कोचिंग वगैरह का हेल्प लिया आपने? मेंस की मेंस के जहाँ तक प्रश्न है तैयारी की, तो मेरे अप्रोच इंटीग्रेटेड रहा है इंटरव्यू मतलब पीटी और मेंस का। तो मैं खुद से ही तैयारी किया हूँ, कोचिंग नहीं किया हूँ। हाँ, फ़िलॉसफी में अमित सर का मैंने सहयोग लिया था। फ़िलॉसफी और निबंध के पोर्शन में और एथिक्स के पोर्शन में हमारे इग्नाइटेड माइंड के अमित सर हैं, उनका मैंने पूरा मतलब उनका सहयोग लिया था और खूब अच्छे से उन्होंने सहयोग किया इस विषय में। सर मैं मेंस में ही आंसर राइटिंग को खास करके लेके काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट किया जाए और एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। एक सोर्स अगर हमें आप बता पाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट है कि सर सोर्स पूछे कुछ, कहाँ से आंसर राइटिंग टॉपर्स वगैरह करते हैं। अच्छा प्रश्न है। आंसर राइटिंग का जहाँ तक प्रश्न है तो कब से शुरू करना चाहिए, ये जब भी आप मेंस पूरा जब से पढ़ाई स्टार्ट करें, कोई सब्जेक्ट अगर फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, टॉपिक ख़त्म हो जाए, तो क्या काम करें आप, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उससे जो संबंधित पहले पूछे गए प्रश्न है उसका अभ्यास करें मेंस का। तो आप प्रमाद न करें, आलस्य न करें कि बाद में जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 साल 1.5 साल बाद फिर लिखेंगे, तो उसको साथ साथ आप प्रश्न की लिखने का अभ्यास जो है शुरू से टॉपिक या सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसी समय ज़्यादा ठीक रहेगा। और सर मैं आंसर राइटिंग में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, खास करके डेटा रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है कि इसमें क्या यूज़ किया जाए, पाई का यूज़ किया जाए, बार का यूज़ किया जाए, डायग्राम का यूज़ कर किया जाए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा आपसे, आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो ये हमें बताएं कि GS1 के जैसे GS1 का जो पेपर है उसमें किस प्रकार के मैप वगैरह क्या यूज़ करना चाहिए, GS2 में क्या यूज़ करना चाहिए, GS3 में क्या करना चाहिए, और GS4 का मैं स्पेसिफिक आपसे जानना चाहूँगा कुछ स्टडी बाद में। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि आप कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, ठीक है, तो जहाँ तक है ये प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग और प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रकृति के अनुसार तय करना पड़ेगा कि इसमें चित्र की आवश्यकता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जहाँ तक है वो बता देगा कि प्रश्न के जो है प्रश्न के तरीके प्रकृति बता देगा, इसमें चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है। तो आप जहाँ तक जैसे अब जहाँ तक है कोई रिफ्लेक्शन, अगर इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट पेपर की बात करें तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न आ गया तो उसमें आर्ट एंड कल्चर को से संबंधित प्राचीन स्थापत्य कला या मूर्ति कला से संबंधित कोई आए तो वहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जहाँ पर कोई हायरार्की है, जहाँ पर कोई एक क्रम आए, ठीक है, रूलिंग क्रम आए, मतलब जहाँ पर क्रमबद्धता हो वहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जहाँ पर डेटा की ज़रूरत हो, जहाँ पर इस तरीके से, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जहाँ पर दूसरे और तीसरे प्रश्न का है इकोनॉमिक डेटा को आप फ्लो चार्ट वगैरह से आप उसमें प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और सेकंड पेपर में भी पॉलिटी में भी क्या काम करें कि उसमें अच्छे स्कोप बनते हैं फ्लो चार्ट डेटा और पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने के, कि उसमें जैसे तमाम सारे पॉलिटी और उसके बाद में IR में बनते हैं, स्कोप बनते हैं, उसमें आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। और सर मैं GS4 पे आना चाहूँगा। GS4 पे खास करके एथिक्स के पोर्शन को लेकर काफ़ी बच्चों में ये डाउट रहता है कि अप्रोच क्या रखा जाए आंसर राइटिंग का, खास करके उसमें पॉजिटिव रखा जाए कि निगेटिव रखा जाए, या सरकार को निगेटिव दिखाया जाए या पॉजिटिव दिखाया जाए, या फिर एक बैलेंस किया जाए उसमें। और उसी में एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसका आप लोग एग्जाम्पल कहाँ से लेते, कहाँ से कलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल, खास करके क्योंकि काफ़ी बच्चों में संदेह रहता है एग्जाम्पल को लेके भी। एथिक्स का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें एथिक्स के प्रश्न जो UPPCS की अगर बात करें, UPSC से इतर, तो इसमें जो है स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा रहता है और वो जो दूसरा सेक्शन है जैसे केस स्टडीज़ कम रहेंगी। तो फोकस क्या करें, जो मेन स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है, उसको पढ़ते समय ध्यान देना होगा कि जैसे संविधान के जो मूल तत्व हैं, जैसे प्रियम्बल हो गया, ठीक है, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल अधिकार हो गया, ठीक है, उसके बाद में मूल कर्तव्य होगा, इससे संबंधित अच्छे से उसका रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं करें। उसके साथ साथ एथिक्स के जहाँ तक बुक और कंसेप्ट कहाँ से पढ़ा जाए, तो बेसिक चीज़ें आप क्या काम करें, कुछ जो सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं,
स्पिरिचुअल मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, इन मूल्यों का समावेश करना चाहिए। और इनको अलग अलग टॉपिक वाइज क्या करें, जो भी सिलेबस में हमारे सत्यनिष्ठा है, उसके बाद में जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो ये सब अन्य अन्य पुस्तकों से पढ़ना चाहिए। कुछ जैसे कुछ सामाजिक विचारक, ठीक है, राजनीतिक विचारक, ये भी पूछे जाते हैं। इनको अलग अलग पुस्तकों से खूब मात्रा में इधर उधर से प्रयास करके इकट्ठा करके करना चाहिए। करके आप तैयार कर लें कि अब स्पेसिफिक कोई ये नहीं पूछेगा कि ये फिलासफर, सामाजिक दर्शन, ये राजनीतिक प्रणेता या फिर एक प्रशासनिक प्रणेता ये प्रश्न इस तरीके से कर पाएगा। तो अपने तरीके से जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें, उसके बाद में उसके अनुसार क्या काम करें वो अपना तैयार करने का प्रयास करें और मौलिक लिखें, ठीक रहेगा। सर मैं ऐसे राइटिंग पे आना चाहूँगा। ऐसे राइटिंग को खास करके काफ़ी बच्चों में ये डाउट है, ऐसे राइटिंग को भी लेके कि कैसे करें और अप्रोच क्या रहे, और उसमें खास करके जो पोइट्री वगैरह, कोटेशन वगैरह, कभी कभी स्टोरी वगैरह डाली जाती है, वो कहाँ से आप लोग करते हैं, टॉपर्स वगैरह कहाँ से कैसे करते हैं, अगर उस पर कुछ गाइडेंस दे पाए। ऐसे राइटिंग की जहाँ तक बात है तो ऐसे राइटिंग में प्रवाहमयता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, उसमें संबद्धता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। उसमें भाषा की में प्रांजलता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक निबंध में, अच्छे निबंध के लिए आवश्यक है। अच्छे शब्दकोशों का होना आवश्यक है। आप एक अच्छे वाक्य विन्यास भी शुद्ध होना चाहिए और वाक्य का निर्माण भी एक सुसंगठित और सुसज्जित होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसमें विचारों का प्रवाह में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस विचारों का प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट क्या होना चाहिए, जो कंटेंट जो है इतर नहीं होना चाहिए। उसमें जैसे कोई भी निबंध लिखें तो निबंध को लिखने का मतलब आप जो है उसको अच्छे तरीके से आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लिखें। कंटेक्स्ट के इर्द गिर्द जितना विस्तारीकरण कर सकें, उसके आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं, कंटेक्स्ट के इर्द गिर्द चारों तरफ उसका विस्तार करते हैं। और विस्तार करते हुए एक सही सटीक जो है तरीके से, जैसे क्या हुआ रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस कंटेक्स्ट, संदर्भ, और उसके बाद में बॉडी और प्रसंग, लास्ट में उपसंहार जो है इस स्थिति में करेंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरी जहाँ तक आपने पूछे कोटेशन वगैरह, हाँ ठीक है, फॉर्डर मटेरियल के लिए उसको और अधिक गतिशील बनाने के लिए, एक अच्छा निबंध के लिए उसमें कुछ संदर्भ रेफरेंस जो है जोड़ना ज़रूरी है। तो उसमें कोई हिंदी के, इंग्लिश के कोट हो गया, ठीक है, दोहा हो गया, इंग्लिश किसी प्रसिद्ध कथन हो गया, ठीक है, कोई उत्कृष्ट विचार हो गया, तो इस बीच बीच में इसका मतलब संदर्भानुकूल जहाँ आवश्यकता पड़े, यथा आवश्यकता अनुसार इसको जोड़ देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, इसमें अच्छे नंबर आते हैं। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा कि ये तैयारी काफ़ी रिगरस है, चैलेंजिंग है। काफ़ी बार ये होता है कि लो फेसेस आते तैयारी के दौरान, डिमोटिवेशन होता है जब सिलेक्शन नहीं होता, तो आप क्या करते थे और हमारे अन्य जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करें? देखो, ये तो बिल्कुल ऐसी आप ठीक अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। जो ये तैयारी का जो समय सीमा है ना, ये समय सीमा ठीक ठाक होती है। 1-1.5-2 साल तो 1-1.5 साल मिनिमम हो ही जाता है। और प्रथम प्रयास में अगर नहीं हुआ तो 1-1.5 साल फिर लगेगा। 2-3 साल ज़्यादा होने के बाद फ्रस्ट्रेशन की जो है प्रवणता बढ़ती जाती है, पोटेंशियल बढ़ता जाता है, उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप क्या करें, ये स्थिति ही ना बनने पाए तो फ्रेशर्स ये शुरू में क्या करें कि पूर्ण मनोयोग के साथ, जो शुरुआती दौर में जो इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, समय हम सभी लोग करते हैं, तो मैं किसी स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, उसमें सभी लोग हम अपने को इंक्लूड करते हुए सबको कहते हैं। तो पहली बात, समय न बर्बाद करें। आप अच्छी तरीके से पूरी रणनीति बना करके ना प्रथम प्रयास में पूरी ईमानदारी के साथ अगर पढ़ते हुए निकालने का प्रयास, हाँ बीच बीच में अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी तो मोटिवेशन, देखिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन कहीं से आपको काम देने वाला नहीं है कि हाँ आप विवेक बिंद्रा की, संदीप माहेश्वरी का पढ़ सुन करके ये लेक्चर सुनने से आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि हाँ अपने घर परिवार, ठीक है, से निरंतर आप संपर्क बनाए रखें, ठीक है, उनको याद करें कि हाँ हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरी भी अपना दायित्व बनता है कुछ करने का। ये सब सारी चीज़ें जब रखेंगे, और दूसरी चीज़ आप अपनी हॉबी पर काम करेंगे, हॉबी से जुड़े रहेंगे ना, तो क्या होगा, आपका जो मानसिक रूप से जो थकान होगी ना, या फिर जो परेशान होने की स्थिति, चिंता, एंग्जाइटी वाली स्थिति, ये दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अंतिम रूप से मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर चिंता से आप अगर मुक्त होना चाहते हैं तो अपना मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए। सबका अपने आप को जो है इस जो है फ्रस्ट्रेशन से अगर दूर करना है तो हमारा अलग मैकेनिज़्म, अंतिम रूप से अपना खुद का के अनुसार जो है दूर करने का अपना प्रयास होना चाहिए हर व्यक्ति का। हाँ सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस बार किसी बड़े पद पे चयन हो उसके लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।